हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 23 वाले कर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जानकी जी बड़ी चाव से मशरूम पिज़्ज़ा खाने लगी। तभी अविका जी ने जानकी जी और शहर की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा क्या तुम लोगों की अर्जुन और मान्यता से बात हुई है? तभी अविका जी ने मान्यता के बारे में पूछने से जानकी जी जो पिज़्ज़ा खा रही थी उसके हाथ रुक गए और उन्हें इस तरह रुका हुआ देखकर शहर ने कहा, नहीं आंटी, अभी हमारी बात नहीं हुई है। हमने अर्जुन से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन या तो उनका फ़ोन बंद आता है या फिर कवरेज एरिया से बाहर होता है। जिस तरह से हमारी बात नहीं हो पा रही है, मुझे उम्मीद है कि वो दोनों ठीक ही होंगे। शहर की बातें सुनकर अविका जी ने निराशा में सर हिलाया, क्योंकि उनके भी कई दिनों से अर्जुन से बात नहीं हो पा रही थी और उन्हें भी अर्जुन और मान्यता दोनों के ही बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। मान्यता के बारे में सुनकर जानकी जी के हाथ एकदम से रुक गए, क्योंकि वह भी अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी भी बात नहीं हो पा रही थी। मान्यता के दूर होने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तभी अविका जी ने जानकी जी से कहा, कोई बात नहीं, वो लोग कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे और अब तो हमें शहर और अंगद की शादी की भी तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि अब शहर का चौथा महीना लगने वाला है और उसकी शादी चौथे महीने से पहले करनी चाहिए। पंडित जी ने कहा है कि बच्चे के डेवलप होने से पहले ही शादी हो जानी चाहिए। पता नहीं शहर की कोख में लड़की है या लड़का, इससे फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। तभी जानकी जी ने शहर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे तो कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को अपना बना लिया है और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। ये रस्में, मंगनी, हल्दी, शादी, ये सब चीज़ें बस दिखने दिखाने के लिए है। जानकी जी इतना कहकर अंगद की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोली, अंगद बेटा, तुम मेरी शहर को कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? अंगद जानकी जी के सवाल को सुनकर चौंक गया और शहर की तरफ देखने लगा। फिर अंगद ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को जानकी जी के हाथों पर रखा और कहा, मॉम, ये सांस रुक सकती है, लेकिन शहर का साथ कभी नहीं छोड़ सकता मैं। अंगद के इस जवाब को सुनकर वहाँ बैठी तीनों लेडीज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में मान्यता बेड पर चुपचाप बैठी हुई फ्रूट का बाउल पकड़े ज़बरदस्ती फ्रूट खा रही थी। तभी अर्जुन दोनों की पैकिंग कर रहा था। तभी जानवी उनके दरवाजे पर आकर ठहरी और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अर्जुन और मान्यता दोनों ही उसकी ओर देखे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो जानवी, अंदर आओ। जानवी को देखकर मान्यता का मुंह बन गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अर्जुन मान्यता को देखकर समझ गया था कि उसे जानवी का यहाँ आना पसंद नहीं आया, लेकिन क्योंकि वे लोग आज वापस इंडिया जा रहे थे, वह किसी भी तरह से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जो बाबा को तकलीफ दे। जानवी अंदर आई और अपनी घड़ी में समय देखते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, 5:30 हो चुके हैं और तुम्हारी फ्लाइट 7 बजे है, तो क्या तुम्हारी पैकिंग हो गई है? अर्जुन ने मान्यता की ओर देखा, फिर अपने सूटकेस की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, लगभग हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है, अब बस निकलेंगे हम। तब जानवी अर्जुन के करीब आई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, उसे अगर तुम अपने आसपास ध्यान दो तो तुम्हें मान्यता से बेहतर कई लड़कियां मिल सकती है, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। इतना कहकर जानवी ने जानबूझकर मान्यता को जलाने के लिए अपनी पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और अर्जुन के गाल पर किस किया और वहाँ से चली गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जानवी को जाते हुए देखा। वहीं मान्यता ने जो फ्रूट का बाउल पकड़ा हुआ था वो उसे अर्जुन की तरफ फेंकते हुए बोली, मैं ना अर्जुन, अब तुम्हारी जान ही ले लूँगी। अर्जुन ने बाउल को उसे लगने से पहले पकड़ लिया और हैरानगी से मान्यता की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या था? मान्यता, तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही हो। यह ग्लास का है, अगर मेरे सिर पर लग जाता तो मेरा सिर फूट जाता। तभी मान्यता ने गुस्से से बेड से उठते हुए कहा, मारने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अर्जुन कि वो तुम्हें गाल पर किस किए जा रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो? उसने तुम्हें छूने की कोशिश कैसे की? इतना कहते हुए मान्यता ने अर्जुन की कॉलर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके गाल को उसी जगह पर रगड़ने लगी जहाँ पर अभी जानवी ने अर्जुन को किस किया था। यह सब उसके कमरे से बाहर खड़ी जानवी ने देखा तो उसके गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई। मान्यता जोर जोर से अर्जुन को गाल को अब रगड़े जा रही थी। तभी अर्जुन और मान्यता दोनों की एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, ये क्या हो रहा है यहाँ?
उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ बाबा खड़े थे। बाबा को वहाँ देखकर मान्यता तुरंत अर्जुन के पीछे छुप गई, क्योंकि उसे अब बहुत शर्म आ रही थी कि वह बाबा के सामने इस तरह अर्जुन के गाल को रगड़ रही थी। लेकिन बाबा कब आए उन्हें तो पता भी नहीं चला। तभी अर्जुन ने हंसते हुए मान्यता के सामने से हटा और बोला, बाबा कुछ नहीं बाबा, ये मेरे गाल पर कुछ लग गया था, वही ये मान्यता साफ कर रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने अर्जुन के गाल को वापस से थपथपाते हुए कहा, अर्जुन आज तुम जा रहे हो लेकिन जल्द ही वापस आना। बाबा सिर्फ कहने के लिए नहीं हूँ मैं तुम्हारा, बल्कि वह सच में अपने बेटे की तरह अर्जुन को मानते थे। अर्जुन ने बाबा को गले लगा लिया और बोला, मैं कोशिश करूँगा बाबा, लेकिन आपको पता है कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। बाबा ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, तुम जो भी करोगे वो ठीक ही करोगे, वह तुम्हारा फैसला हुआ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे साथ हुआ है। मान्यता बाबा और अर्जुन की बातों को समझ नहीं पा रही थी। बाबा ने अर्जुन को खुद से दूर कर मान्यता के पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, हमेशा खुश रहना बेटा, और मेरे अर्जुन को भी खुश रखना। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और जल्दी से हमें एक नन्हा मुन्हा सा राजकुमार खेलने के लिए भी लेते आना। उसकी बात सुनकर मान्यता मुस्कुराने लगी। तभी राघव भी वहाँ आया और उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन 6 बजने वाले हैं, अब चले। अर्जुन ने हाँ कहा और पैकिंग का सामान जल्दी जल्दी सूटकेस में रखकर चेन लगा दिया। फिर वो बाबा से गले मिलते हुए बोला, अब चलता हूँ बाबा, मैं फिर आऊँगा। बाबा ने अर्जुन और मान्यता दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अर्जुन, मान्यता, जानवी और राघव सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मान्यता अर्जुन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। वो बैक सीट पर एक साइड होकर बैठी थी और अर्जुन बस उसे ही देख रहा था कि वो कितनी नाराज़ हो गई। कुछ देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। राघव ने कार रोकते हुए कहा, अर्जुन तुम्हारी मंजिल आ गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी मंजिल इंडिया है, सिर्फ इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाला एयरपोर्ट नहीं। अर्जुन बाहर निकला और जानवी और राघव भी उसके साथ आए। मान्यता भी बाहर निकलकर साइड में खड़ी अर्जुन से अपना नकेज निकाला और मुस्कुराते हुए जानवी और राघव से कहा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। जानवी और राघव ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने कहा, यार हम पुराने दोस्त हैं, सरप्राइज़ देना तो बनता है। तुम दोनों के लिए कार में एक लगी टेप रिकॉर्डर में कुछ है, वह सुन लेना। इतना कहकर अर्जुन ने मान्यता की कमर में हाथ डाला और उसे वापस अपने पास खींच लिया और एयरपोर्ट के अंदर चला गया। मान्यता बार बार अर्जुन के हाथ को हटाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था। उन दोनों के एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद जानवी और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि अर्जुन ने उनके लिए क्या ही सरप्राइज़ रखा है। जानवी ने राघव से पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है कि अर्जुन ने हमारे लिए क्या सरप्राइज़ रखा है? राघव ने नामी सिर हिला दिया। राघव और जानवी ने जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट की और एयरपोर्ट से बाहर निकले। फिर एक जगह पर रुके और टेप रिकॉर्डर ऑन किया ताकि वे अर्जुन का सरप्राइज़ सुन सके। जैसे ही टेप रिकॉर्डर ऑन हुआ, उसमें से अर्जुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। फिर एकदम से कार में शांति फैल गई। राघव और जानवी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी टेप रिकॉर्डर से अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी, राघव, जानवी, हम जब 10 साल के थे तब से एक साथ है, एक दूसरे के दोस्त हैं, हर चीज़ शेयर करते थे, एक दूसरे की बात भी मानते हैं। 10 साल की उम्र से आज तक हम 28 साल के हैं, तो हमने एक दूसरे के साथ एक बहुत लंबा वक्त बिताया है। लेकिन इससे मिला क्या मुझे? सिर्फ धोखा। तुम दोनों ने इतने सालों की दोस्ती और भरोसे के बदले में मुझे धोखा दिया। जानवी, तुम्हें मैं हमेशा बाबा की वजह से बर्दाश्त करता था और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा, इसलिए तुमने एल्विश के हाथों मेरी पत्नी मान्यता को बेच दिया। जैसे ही टेप रिकॉर्डर से ये आवाज़ आई, जानवी और राघव दोनों के हाथ पैर ठंडे हो गए। अर्जुन को पता था कि उसने राघव ने एल्विस के हाथों मान्यता का सौदा किया। वहीं राघव ने बड़ी हैरानी से टेप रिकॉर्डर को देख रहा था। फिर से अर्जुन की आवाज़ आई, तुम दोनों को लगा कि तुम मेरी पत्नी को एल्विस के हाथों में बेच देंगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा उस घटिया इंसान ने मेरी पत्नी के साथ क्या किया। इसके बाद क्या मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा? अब तुम्हारे लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जहन्नुम में जाओ या भटकोगे कहीं पर भी, क्योंकि अब तुम दोनों के ख़त्म होने का वक्त आ गया। टिक टिक 1। जैसे ही टेप रिकॉर्डर से टिक टिक की आवाज़ आई, वैसे ही
कार में लगी सुनाई देने लगी टिक 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 टिक। जानवी और राघव तो पसीने से लथपथ हो गए और बम को कार में ढूंढ रहे थे। और फाइनली काउंटडाउन बूम। जैसे ही बूम की आवाज़ आई, कार में एक जोरदार धमाका हुआ और कार ऊपर की तरफ ब्लास्ट हो गई। देखते ही देखते पूरा कार ध्वस्त हो गया, जैसे किसी ने उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। वही अर्जुन एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो ये सोच रहा था कि जिसने उसकी पत्नी के साथ ऐसा किया, उन्हें उसने जलाकर राख कर दिया। वह जानवी और राघव को जिंदा छोड़ ही कैसे सकता था, क्योंकि वे तो उसके बचपन के दोस्त थे और जानवी बाबा की बेटी थी। लेकिन वह उन्हें छोड़ देता तो इसका मतलब ये होता कि वह मान्यता से प्यार नहीं करता। अगर किसी ने मान्यता पर नज़र डाली तो वह उन्हें भी मार देगा। उसने मान्यता के साथ गलत करने की कोशिश की थी, इसलिए वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। अर्जुन को याद आया जब वह अस्पताल में था, तब उसे जानवी और राघव के धोखे के बारे में पता चला था। अब मान्यता का किडनैप हुआ था। अर्जुन पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। तभी कबीर ने अर्जुन को अपने खास आदमी रॉबिन का नंबर दिया और उसे सब कुछ पता करने के लिए कहा, क्योंकि रॉबिन एक हैकर था। वह फ़ोन डिटेल्स की सारी चीज़ों को लिंक कर सच्चाई का पता लगा दिया था। अर्जुन ने वैसा ही किया और रॉबिन को सारा काम समझा दिया कि उसे क्या और कैसे करना है। रॉबिन भी अपने काम पर लग गया और जब मान्यता अस्पताल में एडमिट थी, तभी रॉबिन ने अर्जुन को फ़ोन करके बताया कि किडनैप अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह तो सोची समझी साजिश थी। मान्यता को पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ किडनैप किया गया था। जब अर्जुन को यह पता चला कि इसके पीछे कौन है, तो उसके गुस्से की तो कोई हद नहीं थी। अर्जुन को धोखा उन्होंने दिया था जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया था, लेकिन अर्जुन उस वक्त मान्यता को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था और इस बारे में बिना बाबा को बताए वो कोई फैसला नहीं ले सकता था, क्योंकि इसमें बाबा की बेटी जानवी का भी हाथ था। अर्जुन को पता था कि जानवी उसे पसंद करती है, लेकिन उसे जानवी से कोई लगाव महसूस नहीं होता था। वो हमेशा जानवी और राघव की तरह अपनी दोस्त ही समझता था। बाबा की बेटी और उसकी दोस्त होने के कारण अर्जुन कभी जानवी के करीब नहीं गया, लेकिन जब मान्यता को उसकी ज़िंदगी में आई तो वह उसे लगा, वह प्यार और वह जुनून महसूस हुआ जिसकी उसे तलाश थी। आज जब अर्जुन मान्यता को लेकर घर गया तो उसने बाबा के पास जाकर सारी बातें बताने का फैसला किया। फ्लैशबैक। अर्जुन मान्यता को कमरे में सुलाने के बाद बाबा के पास गया और उनके कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो अर्जुन, अंदर आ जाओ। अर्जुन अंदर गया और उसने चेहरे पर से फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। उसे गंभीर देखकर बाबा ने पूछा, अर्जुन मान्यता तो ठीक है ना, कोई परेशानी है? अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, बाबा परेशानी मान्यता के साथ नहीं, राघव और जानवी के साथ है। बाबा जानवी और राघव का नाम सुनकर थोड़े कंफ्यूज हो गए। तभी अर्जुन ने कहा, बाबा मान्यता का किडनैप हुआ नहीं था, कराया गया था। यह सुनकर तो बाबा एकदम से चौंक गए। फिर थोड़े सख्त लहजे में बोले, तुम क्या कहना चाहते हो अर्जुन, साफ साफ बोलो। अर्जुन ने बिना रुके कहा, बाबा मान्यता का किडनैप राघव और जानवी ने एल्विस से करवाया था। उनका इरादा था कि एल्विस मान्यता का रेप कर दे या फिर उसे मार डाले, ताकि मान्यता मेरे और जानवी के बीच से हट जाए। यह सुनते ही बाबा जो खड़े थे वो सोफे पर गिर गए। अर्जुन ने उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बाबा ने हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, अब आगे बताओ अर्जुन। अर्जुन ने फिर से कहा, बाबा जानवी मुझे बचपन से पसंद करती है और इसलिए वो मान्यता को दुश्मन की तरह देख रही है। उसे लग रहा है कि मान्यता हमारे बीच आ गई है, लेकिन बाबा मैंने कभी जानवी को उस नज़र से देखा ही नहीं। मैंने उसे हमेशा एक अच्छी दोस्त की तरह और आपकी बेटी की तरह ही माना है। बाबा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में न कोई झिझक थी और न ही कोई पछतावा, क्योंकि वो सच बोल रहा था। तभी बाबा ने अर्जुन से पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो अर्जुन? अर्जुन ने कहा, बाबा राघव और जानवी की वजह से मैं अपनी मोहब्बत और अपना बच्चा दोनों खो सकता था। मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ़ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। बाबा ने सोफे से उठते हुए कहा,
उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम चाहो तो उन्हें जान से मार दो या चाहो तो बख्श दो, यह तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर तुम उन्हें जिंदा छोड़ भी दोगे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। कुछ घंटे ट्रैवल के बाद अर्जुन और मान्यता दोनों इंडिया वापस आ गए थे। अर्जुन ने किसी को नहीं बताया था कि वह और मान्यता इंडिया लौट रहे हैं, इसलिए कोई भी उन्हें एयरपोर्ट लेने नहीं गया था। अर्जुन ने एक कैब बुक की और मान्यता को आराम से पीछे बिठाकर खुद सारा सामान डिक्की में रखकर खुद पीछे बैठ गया। उसने मान्यता के सर को अपने कंधे पर रखा और उसे धीरे धीरे थपकाने लगा ताकि वह सो जाए। मान्यता फ्लाइट में काफ़ी देर सोई थी, लेकिन उसे थकान हो रही थी, इसलिए वह फिर से अर्जुन की बाह पकड़कर सो गई। अर्जुन ने आरुष को मैसेज किया करके अविका जी और जानवी जी को घर ले जाने के लिए कहा और फिर अपना फ़ोन पॉकेट में रख लिया। मान्यता की आँख के माथे को चूमकर उसने अपनी आंखें बंद करी। कुछ ही देर में कैब जानकी जी के घर के बाहर आकर रुकी। अर्जुन मान्यता को लेकर नीचे उतरा। सामान निकालने के बाद कैब वाले को पेमेंट किया और मान्यता को घर के अंदर ले गया। मान्यता धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अर्जुन भी जानता था, इसलिए वह भी मान्यता के साथ धीरे धीरे ही चल रहा था। घर के बाहर कैब रुकने की आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर आए तो देखा कि अर्जुन और मान्यता घर के अंदर आ रहे हैं। शहर दौड़कर आकर मान्यता को गले लगाते हुए बोली, मान्यता तू तो बड़ी धोखेबाज है यार। एक बार हस्बैंड के साथ हनीमून पर क्या गई, तू तो हम सबको ही भूल गई। मैं तुझसे बात नहीं करूँगी और ना ही तुझे अपनी बेबी के साथ खेलने दूंगी मैं। ये कहते हुए शहर मान्यता से दूर हो गई और अपने बेबी बम को छूने लगी, जो अभी हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। मान्यता हंसते हुए बोली, अगर तुम मुझे अपने बेबी के साथ खेलने नहीं देगी तो मैं भी तुझे अपने बेबी के साथ नहीं खोलने दूंगी। सोच ले। मान्यता की बात सुनकर जानकी जी, अविका जी जो अभी घर के अंदर से बाहर आई थी, हैरानी से मान्यता और अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन ने अविका जी और जानकी जी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़कर दोनों के पैर छुए और उन्हें एक साथ गले लगाया। अर्जुन दोनों को एक बराबर अपने दिल में जगह देता था। अविका जी उसकी माँ थी और जानकी जी मान्यता की माँ थी, जिनके लिए वो अपने दिल में बहुत इज्जत रखता था, इसलिए उसने दोनों को एक जैसा ही इज्जत दिया। शहर की बात सुनकर मान्यता फिर से उसके गले लगी और बोली, हम दोनों मिलकर बच्चे को एक साथ जन्म देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कितना मज़ा आएगा। हम दोनों मिलकर अपने पतियों को परेशान करेंगे। जैसे ही अर्जुन ने शहर की बात सुनी, उसने तुरंत मान्यता को शहर के पास से हटाया और शहर को उसके कंधे से पकड़कर मान्यता से दूर करते हुए कहा, तुम दूर ही रहो मेरी बीवी से। हमेशा उसे उल्टी सीधी बातें करती हो, तुम्हारी वजह से ये मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। अर्जुन की इतनी बात सुनकर शहर और मान्यता से अलग करने पर शहर ने मुंह बनाते हुए दिन से कहा, अर्जुन तुमने यह अच्छा नहीं किया, मुझे मान्यता को दूर करके तुमने यह अच्छा नहीं किया। देख लेना, मैं मान्यता को उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाऊंगी और फिर वह तुम्हारा जीना हराम कर देगी। इस अर्जुन ने शहर की बातें सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तुम उसे कुछ भी गलत या उल्टा सीधा नहीं सिखाओगी, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। अर्जुन और शहर दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तभी मान्यता ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अर्जुन तुम्हें पता है शहर का भी है और फिर भी तुम बच्चों की तरह उससे लड़ रहे हो। वो पीछे नहीं हटेगी, वो तुमसे भी लड़ाई कर लेगी। जानकी जी और अविका जी दोनों मान्यता के पास गई और उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ने मान्यता के गालों पर चूमते हुए कहा, उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मान्यता। अविका जी ने मान्यता के गाल पर एक हाथ रखा और कहा, तुम्हें पता है मैं अपने अर्जुन के बच्चे को खिलाने का सपना कब से देख रही थी। अब तुमने मेरे अरमान को एक रूप देने की जो कोशिश की, उसे खुशखबरी सुनाई है, उससे मैं बहुत खुश हूँ बेटा। थैंक यू सो मच। इतना कहकर अविका जी ने मान्यता के माथे को अपनी ओर झुकाया, उसे प्यार से चूम लिया। वही जानकी जी मान्यता को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिन मान्यता उनसे दूर थी, मान्यता ने उन्हें खुद से दूर किया था और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, मैम आपकी रो क्यों रही है, मैं आपके पास आ रही हूँ। और तब एक तो छोटी सी मान्यता और शायद छोटा सा अर्जुन
अब तो आपके पास एक छोटा सा मान्यता या छोटा सा अर्जुन भी आने वाला है जो आप दोनों को परेशान कर देगा। मान्यता की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी कि वो अपने बच्चों को लेकर कितनी खुश थी। वहीं उसके पीछे खड़ा आरुष मान्यता की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर हैरान था, क्योंकि उसे जहाँ तक पता था कि अर्जुन कभी बाप नहीं बन सकता। फिर मान्यता प्रेग्नेंट कैसे हुई? जब अर्जुन की नज़रें आरुष की हैरान नज़रों से मिली तो अर्जुन को समझ आ गया कि अर्जुन ये क्या सोच रहा है। अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज भेजा। एक नोटिफिकेशन आया तो अर्जुन ने मैसेज ओपन किया और देखा कि अर्जुन ने उसे कुछ मैसेज किया है। उसने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने उसे पढ़ने का मैसेज किया, इशारा किया। मैसेज पढ़ने के बाद आरुष ने सिर हिलाया और फ़ोन लेकर एक किनारे चला गया। उसने किसी को फ़ोन किया और कहा, हम आधे घंटे में आ रहे हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अंगद जो अब तक साइड में खड़ा था वो आगे आया और मान्यता से बोला, मुझे तो लग रहा था कि सरप्राइज़ सिर्फ मैंने और शहर ने दिया, लेकिन सरप्राइज़ तो तुम दोनों ने भी दिया है। अंगद मान्यता के गले लगने को आगे बढ़ते हुए कहा और उसे ऐसा लगा कि कोई पूरी शिद्दत से उसे ही घूर रहा है। वो एक पल के लिए ठहरा, लेकिन फिर अपने सर को झटककर वापस गले लगने लगा। लेकिन फिर उसे वही एहसास हुआ तो उसने अपने साइड में खड़े अर्जुन को देखा, जो अपने सीने पर हाथ बांधकर पूरी शिद्दत से उसे ही घूर रहा था। तभी अंगद ने अपने दांत निकालते हुए कहा, अर्जुन, इतनी शिद्दत से मुझे मत देखो, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में अब छेद हो जाएगा। अंगद ने मान्यता को गले लगाने के बजाय अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन मान्यता। अर्जुन की इस हरकत पर हंसते हुए मान्यता ने अंगद से हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू यार, थैंक यू। वही अंगद अर्जुन से डर कर जो मान्यता से गले लगने की वजह हाथ मिला रहा था, उसकी हरकत पर शहर और बाकी सब हंसने लगे। मान्यता के इतनी देर खड़े रहने से उसके पैरों में अब सूजन सी आ रही थी। तभी अविका जी ने जल्दी से कहा, इतनी देर तक तुम दोनों को खड़े नहीं रहना चाहिए मान्यता और शहर, चलो अंदर चलो। तुम्हें जितना जल्दी हो सके आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे घर एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। चलो चलो अंदर चलो। अविका जी और जानकी जी ने दोनों को अपने साथ घर के अंदर ले गए। वहीं अर्जुन और आरुष इशारों इशारों में कुछ बात कर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सब घर के अंदर आए और सोफे पर आराम से बैठ गए। तभी जानकी जी तुरंत किचन में गई और मान्यता अर्जुन के लिए पानी ले आई और साथ ही उन्होंने कुछ फल काट कर मान्यता और शहर दोनों को खाने के लिए दिया। मान्यता के बगल में बैठी अविका जी उसके बालों को सहलाते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ज़्यादा लोग नहीं, बस घर के लोग और तुम्हारे चाचा चाहिए। उन्हें फ़ोन करके बता देती हूँ मैं कि मान्यता प्रेग्नेंट है। तभी एकदम से अर्जुन ने अविका जी से कहा, नहीं माँ, मान्यता की प्रेगनेंसी के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अर्जुन की बातों को सुनकर सभी हैरान थे। तभी अविका जी ने अर्जुन से कहा, लेकिन अर्जुन, हम किसी बाहर वालों को नहीं, घर वालों को ही बताना चाहते हैं कि मान्यता प्रेग्नेंट है और इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अविका जी के सवाल को सुनकर अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। बस सीरियस होते हुए बोला, मैम, अभी बस कुछ पल के लिए ये सब रुक जाइए, उसके बाद आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मान्यता की प्रेगनेंसी की खबर एक पार्टी के साथ में अनाउंसमेंट कर दूंगा। वो अर्जुन रघुवंशी की वाइफ है, प्रेग्नेंट है। अर्जुन रघुवंशी का अंश आने वाला है, उसकी मोहब्बत की निशानी आने वाली है। यह खुशी आपसे ज़्यादा मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो, मान्यता और मेरे बच्चों को खतरा हो, इसलिए अभी इस बात को छुपा कर रखना ही सही रहेगा। उन सबके बीच में बैठे आरुष ने अर्जुन की बातों को समझते हुए कहा, हाँ आंटी, अर्जुन बॉस बिल्कुल सही कह रहे, क्या पता किसकी नज़र लग जाए और वह उसकी पत्नी और बच्चे को टारगेट करे। इसलिए मैं कहूँगा कि अभी मान्यता मैम की प्रेगनेंसी के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अर्जुन,
और आरुष की बातें सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। फिर अविका जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की बातें मान रही हूँ और मैं किसी को नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम्हारे चाचा चाची भाई बहन को तो ये जानने का हक है कि वो दोनों दादा दादी बनने वाले हैं और अंकल आंटी बनने वाली है। लेकिन एक बार फिर से अर्जुन ने मना करते हुए कहा, मम अभी नहीं, यह बात सिर्फ आप लोग तक ही रहनी चाहिए और किसी को नहीं। जैसे ही मान्यता की प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो जाएंगे और मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरे बच्चे और मान्यता को किसी से कोई ख़तरा नहीं है, तब मैं एक बड़ी पार्टी के साथ ये अनाउंसमेंट कर दूंगा। प्लीज़ तब तक के लिए वेट कर लीजिए। अविका जी मान्यता के प्रेग्नेंट होने की खुशी को दुनिया के साथ मनाना चाहती थी, क्योंकि उनके बेटे का अंश अब आने वाला है इस दुनिया में। उनके घर में एक नई खुशियाँ आने वाली है। लेकिन अर्जुन की बातें को सुनकर और अब अर्जुन ने कहा कि मान्यता और उसके बच्चे को खतरा हो सकता है, तो अविका जी को अर्जुन की बातें माननी पड़ी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जब चाहो तब इस बात को बाहर ला सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी मान्यता का ख्याल तो रख ही सकती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल आप रख सकती है, लेकिन अभी मान्यता रघुवंशी मेंशन में नहीं जाएगी। वह यहीं पर जानकी माँ के साथ रहेंगी। आप चाहे तो उनके साथ यहीं रह सकती हैं। अर्जुन की इस बात पर अविका जी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान्यता का ख्याल रखने के लिए कहीं भी रह सकती हूँ। और फिर यह घर तो तुम्हारी पत्नी का होने से पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड का है, इसलिए मैं उसके साथ कहीं भी रह सकती हूँ। अविका जी ने जानकी की तरफ देखा और सवाल किया, तो जानकी जी बस मुस्कुरा दी। उन्हें भी अर्जुन की बातें समझ नहीं आ रही थी। क्या अर्जुन रघुवंशी मिशन में भी मान्यता और उसका बच्चा सेफ नहीं है? अब जब सभी अर्जुन की बातों को समझ गए थे, तो अर्जुन अपनी जगह से उठा और मान्यता के करीब आया। उसने मान्यता के गाल को प्यार से छूते हुए कहा, मैं आता हूँ, एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी। बाकी मॉम और जानकी माँ तो हैं ही, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मान्यता ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए सिर को हाँ में हिलाया और अर्जुन ने मान्यता के माथे को चूमा और वहाँ से बाहर निकल गया। अर्जुन के बाहर निकलते ही अर्जुन भी उसके पीछे चला गया। तभी शहर ने मान्यता से पूछा, मान्यता कुछ हुआ है क्या, जिसकी वजह से अर्जुन इतना परेशान है? उसकी बातों से लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है इस दौरान तुम दोनों के हनीमून में। मान्यता चुप थी और शहर सोच रही थी और बाकी सभी उसके चेहरे को देख रहे थे कि मान्यता शहर के सवाल क्या क्या जवाब देगी। मान्यता ने जानकी जी, अविका जी और शहर को देखकर कहा, मुझे पूरी बात नहीं पता, पर अर्जुन कुछ दिन से थोड़े परेशान है और इसलिए वो इतनी जल्दी मुझे इंडिया लेकर आ गए। उन्होंने मुझे भी रास्ते में यही कहा था कि वो मुझे रघुवंशी मेंशन नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि यहीं लेकर आएंगे। मान्यता ने अविका जी की तरफ देखा और कहा, मैम, इसलिए अर्जुन ने आपको यहाँ बुलाया था। अविका जी ने मान्यता के गाल को छूते हुए कहा, अर्जुन कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, पहले उसके लिए मैं पहुँचे थी, वो मेरी केयर करता था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में तुम दोनों भी हो, इसलिए अर्जुन तुम दोनों के लिए भी उतना ही केयरिंग है जितना वो मेरे लिए था। ये कहते हैं, एक बेटा सबसे ज़्यादा अपनी माँ के करीब होता है, उसके बाद वो उसकी बीवी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो हम तीनों ही है। वो मेरा बेटा है, तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे का पिता, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी भी बढ़ गई है। अविका जी बस मान्यता को शांत करना चाहती थी ताकि वह कोई स्ट्रेस न ले। वही मान्यता हल्का मुस्कुरा दी, क्योंकि पेरिस में जो कुछ हुआ था उसके बारे में वह यहाँ किसी से बात नहीं करना चाहती थी। अर्जुन ने पेरिस में ही हुए हादसे का जिक्र अब तक किसी से नहीं किया था। अगर वह बता देती और अर्जुन को गुस्सा आता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, उनके बीच दूरियां बढ़ सकती थी। इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसके कारण उसे अर्जुन के बिना जीना पड़ता।
ये सब सोचते हुए मान्यता कुछ सोचने लगी, जिसे देखकर जानकी जी ने कहा, मान्यता और शहर तुम दोनों जाओ अपने कमरे में आराम करो। इतनी देर तक खड़े रहना और बैठना सही नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट कर लिया करो। ठीक है। जानकी जी की बातों से मान्यता अपने सेंस में वापस आई और उसने हाँ में सिर हिलाया। वह धीरे से सोफे के आर्म्स को पकड़कर खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ चली गई। शहर भी अंगद का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। शहर और अंगद अपने अपने कमरे में गए। तभी जानकी जी ने अविका जी से कहा, अविका, अर्जुन चाहे किसी भी कारण से मान्यता को यहाँ रखना चाहता है, लेकिन वह अपनी बीवी और बच्चे की हिफाजत तो कर ही रहा है, इसलिए हमें उससे सवाल करने की बजाय उसे सपोर्ट करना चाहिए। अविका जी ने भी हाँ में सर हिलाया और अपनी जगह से उठते हुए कहा, तो चलो अपने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना कर रखते हैं ताकि वो खुश हो जाए। जानकी जी मुस्कुराई और दोनों मिलकर किचन की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और आरुष हॉस्पिटल के डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। डॉक्टर अर्जुन के सामने बैठकर पिछली बार के रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं नज़र आ रहा है जिससे यह क्लियर हो जाए कि तुम्हारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं, तुम पापा बन सकते हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बातें सुनकर अर्जुन की आंखें सर्द हो गई। वो डॉक्टर को घूरते हुए बोला, इट्स ओके डॉक्टर, लेकिन यह पिछला रिपोर्ट है। आप अभी मेरे सारे टेस्ट लें और बताएं कि क्या मैं पापा बन सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत दिनों से अलग हूँ और अब तक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं उससे अलग रहूँ। तो आप मेरा टेस्ट लें और मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। डॉक्टर अर्जुन की बातें सुनकर अपनी जगह खड़े होते हुए अर्जुन को अपने साथ दूसरे केबिन लेकर गए, जहां वो अर्जुन का टेस्ट कर सके। उन्होंने अर्जुन का ब्लड लिया और कुछ टेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, 3 घंटे बाद तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि तुम में कितना इम्प्रूव हुआ है। शायद इस बार तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए और तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सको और अपनी फैमिली भी बढ़ा सको। अर्जुन गौर से डॉक्टर के चेहरे को देख रहा था कि कितनी आसानी से डॉक्टर उसे झूठ बोल रहा है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया है कि जहां आपने मुझे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, अब लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। मैं जल्द ही अपने बच्चे को देख पाऊंगा। डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 3 घंटे के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। अर्जुन डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गया और कॉरिडोर में इधर उधर घूमते हुए टाइम पास करने लगा, ताकि 3 घंटे किसी तरह से बीते। फिर वो डॉक्टर के पास जाकर अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछ सके, क्या इस बार डॉक्टर का जवाब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और अगर डॉक्टर ने उसके साथ कोई खेल खेला है तो वह उसकी क्या सज़ा देगा। इतने दिनों से उसे अंधेरे में रखा गया। उसे याद था कि उसकी ज़िंदगी का अंधेरा मिटाने वाली सिर्फ उसकी मोहब्बत मान्यता है। उसे मान्यता से मिलने के दिन से लेकर उसकी शादी तक उसके रिश्ते की हर बात याद आने लगी। अर्जुन को याद आ रहा था कि कैसे वो मीटिंग के लिए गया और वहाँ उसे किसी ने हैवी ड्रिंक में ड्रग्स की डोज दे दी। मीटिंग के बाद वह जब अपने कमरे में रेस्ट करने गया तो उसने देखा कि कमरे के बाहर मान्यता खड़ी थी और हंगामा कर रही थी, ताकि मान्यता किसी की नज़र में न आए। अर्जुन ने उसे अपने कमरे में बुलाया और बेड पर बैठा दिया, लेकिन मान्यता तो उसे अपनी बाहों में खींचने लगी। जब दोनों बेड पर गिरे तो खुद पर दोनों काबू नहीं रख पाए और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोनों एक दूसरे की बाहों में प्यार लुटाने लगे। अगले दिन अर्जुन को पता चला कि वह पूरी तरह से ठीक है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं। बेड पर लगे खून की स्टेन देखकर उसके चेहरे की खुशी बढ़ गई, क्योंकि यह उसका और मान्यता का फर्स्ट टाइम था। मान्यता के लिए भी यह पहली बार था। इसके बाद अर्जुन ने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो मिली तो उसे पता चला कि वह लड़की उसकी माँ के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, जिसके साथ उसकी माँ उसकी शादी करवाना चाहती है। पहले अर्जुन उसे गलतफहमी में ठुकरा देना चाहता था, लेकिन किस्मत का खेल देखो, वही लड़की उसकी माँ की जान बचाने वाली निकली। आखिरकार वही उसकी हमसफ़र, उसकी बीवी बनकर उसकी ज़िंदगी में आई। अर्जुन को ये सब याद आ रहा था कि कैसे पहले दिन उनके बीच फाइट, फिर रोमांस, उसके बाद मान्यता उसकी दुनिया बन गई। मान्यता का अर्जुन पर हक जताना और अर्जुन का मान्यता को पूरे दिल से प्यार करना सब उसकी आंखों के आगे एक रील्स की तरह घूमने लगा।
तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाला और वीडियो कॉल मान्यता को किया। मान्यता जो बेड पर लेटी हुई थी, उसने फ़ोन रिसीव किया और अर्जुन को मान्यता का हल्का सा थका हुआ चेहरा नजर आया। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी और वो उसे प्यार से देख रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कर रही हो बेबी? मान्यता ने बैक कैमरा ऑन करके उसे रूम दिखाया और फ्रंट कैमरा ऑन करके अर्जुन को देखते हुए मॉम और मॉम ने कहा है कि मुझे आराम करना चाहिए, इसलिए मैं मेरे कमरे में हूँ और बेड पर लेटी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, वेरी गुड, ऐसे ही अपना ख्याल रखना ताकि तुम अपना और हमारे बच्चे दोनों का ख्याल रख सको। तभी मान्यता की नज़र अर्जुन के पीछे रखे कुछ मेडिसिन पोस्टर पर पड़ी और उसने पूछा, अर्जुन क्या आप हॉस्पिटल में हैं? अर्जुन ने कहा, हाँ वो थोड़ा मैं काम था यहाँ पर, बस रिज़ल्ट के लिए आया था, बस रिज़ल्ट मिल जाए फिर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मान्यता ने कहा, ओके, जब आपका मन करे तब आप सब कुछ बता देना। अर्जुन सामने लगे बेंच पर बैठ गया, अपने हाथ को टोड़ी पर रखकर दूसरे हाथ से फ़ोन थोड़ा दूर करते हुए प्यार भरी आवाज़ में बोला, मन तो कर रहा है कि तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हें जी भर के प्यार करूँ, अपने बेबी से प्यार करूँ, लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी है जान, नहीं तो अभी ये अर्जुन रघुवंशी अपनी मोहब्बत अपनी बीवी के पास होता, उसकी बाहों में होता। अर्जुन की बातें सुनकर मान्यता मुस्कुराई और उससे फ़ोन स्क्रीन पर अपनी उंगली से अर्जुन को पास आने का इशारा किया। अर्जुन जैसे ही पास आया तो मान्यता ने फ़ोन स्क्रीन पर अपने होठ रख दिए और अर्जुन बस आह करके रह गया। मान्यता हंसने लगी। तभी अर्जुन ने कहा, बीवी मुझे यूँ तड़पाओ मत, अगर मैं अभी घर आ जाऊंगा फिर तुम्हारे पास, फिर तुम्हें मैं तड़पाऊंगा। तभी मान्यता ने भी हंसते हुए कहा, लेकिन आपको एक बात बताओ मिस्टर हबी कि अभी से अगले 3 महीने आप मेरी प्रेगनेंसी जब तक कंप्लीट होने से पहले आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर मान्यता जोर जोर से हंसने लगी। तभी एक नर्स आई और अर्जुन से बोली, मिस्टर रघुवंशी, आपको डॉक्टर अपने केबिन में बुला रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स आ गए हैं। अर्जुन ने टाइम देखा तो मान्यता से बात करते हुए कब उसे 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे उसे पता न चला। अर्जुन ने नर्स से कहा, बस 2 मिनट में आता हूँ। अर्जुन के इतना कहने पर नर्स वहाँ से चली गई। आरुष भी अर्जुन के साथ था, लेकिन उसने अर्जुन को एक पल के लिए भी डिस्टर्ब नहीं किया था, क्योंकि वह मान्यता के साथ बहुत खुश नज़र आ रहा था। वही अर्जुन को इस तरह मान्यता के साथ खुश देखकर उसे शहर की याद आ रही थी कि काश शहर उसकी मोहब्बत को समझती और उसकी बाहों में अपनी ज़िंदगी गुजारती, लेकिन उसकी बाहों में तो कोई और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और वो खुशनसीब था अंगद, और उसकी मोहब्बत की राहों में बदनसीब जिसकी किस्मत थी वो थी आरुष, जिसने उससे बचपन से मोहब्बत की। उसे उसकी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं थी। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आरुष ने जिससे मोहब्बत की थी उसने आरुष ने अपनी मोहब्बत का इजहार कभी नहीं किया। उसे आरुष के दिल में उसके लिए बस फीलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसे बेवफा का नाम देना भी एक तरह से गलत ही होगा। अर्जुन ने मान्यता से कहा, मनु मैं अभी तुरंत आता हूँ, वहाँ डॉक्टर बुला रहे हैं, ठीक है? मान्यता ने हाँ में सर हिलाया और कॉल कट कर दिया। अर्जुन ने कॉल कट करने के बाद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा तो आरुष खोए हुए अंदाज में उसे ही देख रहा था। वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब तुझे क्या हुआ है? अर्जुन के कंधे पर हाथ रखने से आरुष होश में आते हुए वो कुछ नहीं बॉस, मैं देख रहा हूँ जहाँ कल तक आप किसी लड़की के करीब नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि तुम्हें डर था कि तेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। लेकिन अब हालत कुछ और है। तेरी ज़िंदगी में वो लड़की आई है जो तुझे प्यार कर रही है। तेरे अंदर से वो डर है कि तू बाप नहीं बन सकता, वो निकल चुका है और अब उस डर की जगह मोहब्बत भर चुकी है। अर्जुन ने अपने सर को घुमाकर आरुष के दूसरे कंधे पर अपना हाथ लपेटते हुए आयुष से कहा, सच कहा तूने आरुष, मान्यता के आने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल चुकी है। वह सिर्फ मेरी मोहब्बत है और अब मेरे बच्चे की माँ है, वो मेरी पूरी दुनिया है। फिर अर्जुन का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। उसने डॉक्टर की केबिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, तो चल, जिसने मुझसे ये खुशी
छीनने की कोशिश की। उसे बताता है कि अर्जुन रघुवंशी के साथ धोखा करना क्या होता है और दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के इशारे पर दोनों चेयर पर बैठ गए। अर्जुन और आरुष दोनों की निगाहें ठंडी थी। तभी डॉक्टर ने मायूसी भरे चेहरा लेकर अर्जुन से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रघुवंशी, लेकिन आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। इस बार भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेरा यही कहना है कि इस बार भी आपको अपनी वाइफ से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो हकीकत आपने अब तक अपनी फैमिली और पूरी दुनिया से छुपा रखी है, वह बाहर आने में देर नहीं लगेगा और आप खुद अपनी वाइफ को ही अपने आप पर नामर्द का टैग लगा देगी। अर्जुन और आरुष देख सकते थे कि डॉक्टर कितना उदास था और कितनी तकलीफ के साथ अर्जुन से ये सब बातें कह रहा था। अर्जुन डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या ऐसा सच में है आरुष कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और मुझे मान्यता से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह मुझे नामर्द बोलेगी। तभी आरुष ने अर्जुन की तरफ देखते हुए एक सरकास्टिक तरीके से हंसते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना है कि ये मान्यता प्रेग्नेंट है और वह बच्चा आपका है, और इस बात को कंफर्म पेरिस के फेमस डॉक्टर मिस्टर चेंग ने की है। आरुष के मुंह से निकली हुई बातें सुनकर डॉक्टर की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ है। आपको गुमराह किया जा रहा है मिस्टर रघुवंशी। आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं आपका इलाज कब से कर रहा हूँ। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? आपको मेरा भरोसा होना चाहिए, ना कि किसी और पर। अर्जुन ने टेबल पर कोहनी टिकाई और अपने सर को आरुष की तरफ मोड़ते हुए आरुष से बोला, आरुष, यह बात मुझे कैसे पता चली कि मान्यता प्रेग्नेंट है और वह बच्चा मेरा है? अर्जुन के सवाल सुनकर आरुष ने अपनी निगाह डॉक्टर पर गड़ाते हुए अर्जुन से कहा, मान्यता को पेरिस में कंधे पर गोली लगी थी। उसके ट्रीटमेंट के लिए जब पेरिस के हॉस्पिटल लेकर गया तो मिस्टर चैंग ने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद तू हैरान और परेशान हुआ कि मान्यता ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ हमारे सामने बैठे डॉक्टर ने तेरा इलाज इतने सालों से जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि तू कभी बाप नहीं बन सकता, तुझमें एक बाप बनने की एबिलिटी नहीं है। तो तुझे लगा कि मान्यता ने तुझे धोखा दिया और तूने डॉक्टर चैंग से कहा कि वह तेरा और तेरे बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया। उस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है कि मान्यता की कोख में तेरा बच्चा पल रहा है। इसका मतलब धोखा तुझे मान्यता नहीं, हमारे सामने बैठे इस महान डॉक्टर ने दिया है। इतना कहते ही आरुष तिरछा मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर डॉक्टर की बची कुची जो हिम्मत थी वह भी टूट गई कि अब अर्जुन रघुवंशी उसे जिंदा छोड़ेगा भी या नहीं। जब डॉक्टर को समझ नहीं आया कि वह अपने सामने बैठे दोनों लोगों आग की तरह बुरी तरह फंस चुका है, तो उसने जल्दी से घबराते हुए कहा, देखिए मिस्टर रघुवंशी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि मुझे मजबूर किया गया आपको धोखा देने के लिए। अर्जुन डॉक्टर की बात सुनकर मुस्कुराया, बोला, तो आपको किसी ने मजबूर किया था मुझे धोखा देने के लिए? तो ज़रा बताएंगे डॉक्टर साहब की ऐसा कौन सा शख्स है मुंबई में जिससे आपको डरने की ज़रूरत है? और मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपको किसी और से नहीं बल्कि मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुझे अर्जुन रघुवंशी को धोखा देने पर अर्जुन रघुवंशी धोखा देने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। तभी डॉक्टर को समझ में आ गया कि अर्जुन अब उसके बस में नहीं। वह गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए अपने हाथ जोड़कर अर्जुन से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर रघुवंशी, मैंने ऐसा किसी के कहने पर किया था, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे बच्चों को भी। आप अगर बाप बनने वाले हैं तो आपको आपके बच्चे की अहमियत पता होगी, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्जुन ने आरुष की तरफ देखते हुए गर्दन को सहलाते हुए कहा, लगता है मेरा खौफ कम हो गया है लोगों में, फिर से अपना खौफ लोगों के दिल में पैदा करना होगा। तो मैं चलता हूँ आरुष। इतना कहकर अर्जुन उठा, अपनी बॉडी स्ट्रेच किया और केबिन से बाहर चला गया। अर्जुन के जाने के बाद आरुष मुस्कुराया और डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर तुम्हारी तो लग गई। वो एक खतरनाक सोया हुआ शेर था और तुमने उसे जगा दिया। पता है वो कैसा है? वो शेर की तरह है जो हमेशा शिकार करने के बाद शांति से सोता है, लेकिन जब उसे कोई छेड़ता है तो वो
चीर फाड़ कर उसे रख देता है। तुमने उसे छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर आरुष भी उठकर केबिन से बाहर चला गया। डॉक्टर को लगा कि उसने अर्जुन को उसके होने वाले बच्चे के बारे में कहकर उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सोचकर डॉक्टर ने कुछ राहत हुई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अर्जुन किसी को बख्शता नहीं है। वो तो बस उसे छोड़कर चला गया, और क्यों, यह तो डॉक्टर अभी पता भी नहीं था। आरुष जो डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला, उसने किसी को कॉल किया और कहा, डॉक्टर को उठा लो। इतना कहते के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, काम हो जाएगा बॉस। आरुष ने कहा, उसे अड्डे पर लेकर आओ और उसकी अच्छे से खातिरदारी करना, बिना खातिरदारी के छोड़ना मत, चाहे उसे बर्दाश्त करने के लिए ये डॉक्टर सांस लेना भी क्यों न छोड़ दे। अब अर्जुन अपने जंगल वाले फार्म हाउस के बेसमेंट में लगे कीमती सोफे पर किसी राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था। तभी वहाँ पर आरुष और उसके कुछ लोग डॉक्टर को लेकर आए, जो बुरी तरह से चीख रहा था और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब अर्जुन ने अपने एक आदमी, जिसका नाम करण था, उसे कुछ इशारा किया तो करण तुरंत डॉक्टर के पहने कपड़ों को चाकू लेकर काटने लगा, और कुछ पलों में डॉक्टर वहां उन सबके बीच नंगा खड़ा था। तभी उनमें से एक आदमी ने जाकर डॉक्टर को जंजीर से बांध दिया। अब उस डॉक्टर को अर्जुन ने बिल्कुल नंगा कर जंजीरों से बांध, वह डर से थर थर काँप रहा था। अब उसने कहा, मिस्टर रघुवंशी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर अब अर्जुन को ऐसा लग रहा हो जैसे उसने तो कुछ सुना ही ना हो, और वह एक लोहे की रोड पर नुकीली चैन लपेट रहा था, जिसमें कीलें लगी हुई थी, जो एक बार में इंसान की खाल उसके जिस्म से खींचती। और वो डॉक्टर अब बुरी तरह से रो रहा था। अब डॉक्टर उस रॉड को आग में ला रहा था, क्योंकि उस कानों में डॉक्टर की कही वही बात गूंज रही थी कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। आपको आपकी वाइफ से दूर रहना चाहिए। यही बात अर्जुन के कान में गर्म लावे की तरह पिघल रही थी, इसलिए अर्जुन ने उस लोहे की रॉड को गले में तपा रहा था। अब अर्जुन ने सिगरेट पीकर धुआं उस डॉक्टर के मुंह पर छोड़ते हुए पूरी तरह से सिगरेट उसके गाल पर रखकर बुझा दी, और वो डॉक्टर अब बुरी तरह से चीखने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।